कनाडा आने का सपना लेकर जो स्टूडेंट्स या वर्कर्स यहाँ आते हैं, उनकी जर्नी जितनी होपफुल होती है, उतनी ही कंफ्यूजिंग और स्ट्रेसफुल भी बन जाती है डंडा जब सही गाइडेंस नहीं मिलती। बहुत सारे लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम या रैंडम ब्लॉग से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं डंडा और उसी के बेस पर डिसीजंस बना लेते हैं। लेकिन इमिग्रेशन कोई मसाला मूवी नहीं है डंडा, जहां हर शॉर्टकट काम करता है। यहाँ हर गलती आपके सालों का टाइम, लाखों रुपए और मेंटल पीस खा सकती है। इमिग्रेशन की जर्नी शुरू करने से पहले क्लैरिटी बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज, पीआर आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि टेम्पररी वर्क या सिर्फ पैसा कमाना। करियर और पैसे के पीछे भागते हुए अगर पीआर की स्ट्रैटेजी ही मिस कर दी, तो बाद में रिग्रेट जरूर होगा। कनाडा में जो लोग ऑलरेडी हैं, उनको भी जॉब मिलना मुश्किल हो गया है। तो ऐसे में गवर्नमेंट की तरफ से टेम्पररी रेजिडेंस के लिए रिस्ट्रिक्शंस बढ़ती जा रही है। स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती होती है अनऑथराइज्ड वर्क करना। 20 घंटे के लिमिट के बावजूद एक्स्ट्रा आवर्स काम करना टेम्पररी बेनिफिट तो देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पीआर को खतरे में डाल देता है। जब फाइल लगती है पीआर के लिए और ऑफिसर को पास्ट वायलेशंस का पता चलता है, तो केस स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद रिजेक्शन मिल सकती है। इसलिए सही तरीका यही है कि रूल्स को फॉलो करो और पेशेंस रखो। पीआर के लिए 3 गोल्डन थंब रूल्स हैं। सबसे पहली बात, पीआर सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसके बाद करियर और पैसे। कई लोग कहते हैं कि अभी जॉब अच्छी है, सैलरी बढ़िया है, पीआर की बाद में सोचेंगे। लेकिन जब सरस स्कोर ड्रॉप होता है, डंडा पॉइंट्स नहीं बनते, तब रियलाइज होता है कि 2 to 3 साल निकल चुके हैं डंडा और कुछ हाथ नहीं लगा। ये अवॉइड करने के लिए स्टार्टिंग से ही पीआर फोकस्ड प्लान बनाओ। दूसरी बात, टियर 0, 1, 2, 3 वाली जॉब्स करो। टियर 4 और 5 जॉब्स फ्यूचर प्रायरिटी पाथवेज को बंद कर देती हैं। अगर ऐसी जॉब मिल भी रही है, तो एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करो कि टाइटल, डंडा या रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपग्रेड करें ताकि जॉब एनओसी लिस्ट में मैच हो सके। तीसरी बात, एक्सप्रेस एंट्री को प्रायोरिटी दो। पीएनपी ऑप्शंस जरूर कंसिडर करो, लेकिन वो बैकअप होने चाहिए। एक्सप्रेस एंट्री का कोट बड़ा होता है और ड्रॉ रेगुलर आते हैं। पीएनपी में नंबर्स कम होते हैं और बैकलॉग ज्यादा होता है। कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसीज अब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हैं। लिमियाज का प्रोसेस लंबा हो गया है डंडा, और ऑफिसर्स एम्प्लॉयर की हर एक्टिविटी वेरीफाई करते हैं, जैसे रिज्यूम शॉर्टलिस्टिंग, जॉब डिस्क्रिप्शन, डंडा और सैलरी बेंचमार्क्स। अगर ऑफिसर को लगे कि जॉब जेन्युइन नहीं है, तो फाइल रिजेक्ट हो सकती है। स्पाउस स्पॉन्सरशिप, डंडा और ओपन वर्क परमिट भी अब इतनी इजी नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी। ऑफिसर्स कल्चरल मिसमैचेस, फेक मैरिजेस और डॉक्यूमेंटेशन गैप्स को ध्यान से देखते हैं। स्पॉन्सरशिप फाइल डालने से पहले डॉक्यूमेंट्स सॉलिड होने चाहिए। अगर कोई वीक पॉइंट है, तो उसे पहले फिक्स करो।
फिर एप्लीकेशन डालो। अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हो और आपका पार्टनर बाहर है, तो ड्यूअल इंटेंट विजिटर वीजा एक अच्छा ऑप्शन है, जिससे स्पाउस टेम्पररी कनाडा आ सके और बाद में ओपन वर्क परमिट अप्लाई किया जा सके। AI टूल्स जैसे चैट GPT, गूगल या यूट्यूब सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन पर्सनलाइज्ड एडवाइस नहीं। इमिग्रेशन डिसीजन आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, तो सिर्फ किसी इन्फ्लुएंसर की रील या रैंडम वेबसाइट पर भरोसा ना करें। हर प्रोफाइल अलग होती है। किसी और के लिए जो काम किया, वो आपके लिए नहीं कर सकता। रियल केस स्टडीज बताते हैं कि कई लोगों ने सिर्फ सही समय पर सही सलाह लेकर अपने रिजेक्शन को अप्रूवल में बदला है। एक केस में स्पाउस स्पॉन्सरशिप 4 बार रिजेक्ट हुई थी, लेकिन डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन और राइट स्ट्रैटेजी के साथ फाइनली अप्रूवल मिल गया। पेरेंट्स को भी अपने बच्चों पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। अगर बच्चा ऑलरेडी डिप्रेस्ड है या कंफ्यूज्ड है, तो उसे सपोर्ट करें। उसे किसी एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट से मिलवाएं जो उसकी सिचुएशन समझे और रियलिस्टिक प्लान दे सके। कनाडा में PR की लाइन लंबी है। हर कोई एलिजिबल नहीं होगा, लेकिन प्लानिंग और स्ट्रैटेजी से चांसेस बढ़ाए जा सकते हैं। अगर आपने 12 विन के बाद कनाडा आने का प्लान किया है, तो इंडियन एक्सपीरियंस लेकर आओ। अगर बैचलर्स के बाद आ रहे हो, तो इंडियन जॉब एक्सपीरियंस PR के लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकता है। यहाँ तक कि रिमोट जॉब भी काउंट की जा सकती है, अगर वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड हो। वर्क परमिट होल्डर्स और स्टूडेंट्स को अनऑथराइज्ड वर्क से बचना चाहिए। अगर आपका परमिट एक्सपायर होने वाला है और स्टडी अभी बाकी है, तो टाइमली एक्सटेंशन डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। PGWP अप्लाई करते समय आपके पास वैलिड स्टेटस होना चाहिए। अगर एक्सटेंशन अप्लाइड है लेकिन अप्रूवल नहीं आया, तो आप काम नहीं कर सकते। रिफ्यूजल्स आजकल ज्यादा आ रहे हैं, डंडा। चाहे वो विजिटर वीजा हो, स्टूडेंट परमिट हो या वर्क वीजा। रीजन सिंपल है, कनाडा की पॉपुलेशन में टेम्पररी रेजिडेंस का रेशियो बहुत बढ़ गया है। गवर्नमेंट अब इस नंबर को 5% तक लाना चाहती है, इसलिए अप्रूवल रेट लो है। ऐसे में अवॉइडेबल मिस्टेक्स से बचना और स्मार्ट प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। जिनके पास लो IELTS स्कोर है या जिनकी प्रोफाइल वीक है, उन्हें बैकअप ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए, जैसे फ्रैंकोफोन प्रोग्राम्स, लेसर नोन PNP स्ट्रीम्स या इंडियन जॉब एक्सपीरियंस से SRS बढ़ाना। कंक्लूजन यही है, कनाडा इमिग्रेशन एक इमोशनल, टाइम टेकिंग और स्ट्रैटेजी ड्रिवन प्रोसेस है। किसी भी स्टेप पर कंफ्यूजन है, डंडा, तो सही एडवाइजर से बात करो। लाइफ के इतने बड़े डिसीजन को गेस वर्क पर मत छोड़ो, डंडा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिलती है, वो अधूरी भी हो सकती है और कभी कभी पूरी तरह से गलत भी। इमिग्रेशन कोई पेपरवर्क का गेम नहीं है। ये आपकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन डिसाइड करता है। मेंटल हेल्थ, करियर स्टेबिलिटी और फैमिली फ्यूचर, ये सब इस एक डिसीजन से जुड़ा होता है। इसलिए सोच समझकर, पेशेंस के साथ और सही समय पर सही डिसीजन लो। ट्रस्ट बनाओ उस प्रोसेस में।
शॉर्टकट्स से बचो और क्लैरिटी के साथ अपने गोल की तरफ आगे बढ़ो। आज नहीं तो कल, अगर स्ट्रैटेजी सही रही तो पीआर जरूर मिलेगी। रास्ता मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं। बस अपने प्लान पर टिके रहो, जेन्युइन रहो और जो भी स्टेप्स लो वो ऑनेस्ट और वेल इन्फॉर्म्ड हों।